हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट सीन। आज हम द शैलोज नामक एक अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत एक युवा लड़के के मेक्सिको में समुद्र तट पर फुटबॉल खेलने से होती है। लगभग अंधेरा है और आसपास कोई नहीं है। अचानक लड़के को एक हेलमेट मिलता है जिस पर एक गोप्रो लगा होता है। जब वो पहला वीडियो चलाता है तो हम देखते हैं कि दो सफर सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं और अच्छा समय बिता रहे हैं। हालांकि जल्द ही उन पर एक विशाल शार्क द्वारा हमला किया जाता है जो उन्हें टुकड़ों में फाड़ देती है। युवा लड़का उनकी चीखों से भयभीत हो जाता है, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग जाता है। इसके बाद फिल्म 2 दिन पहले की याद दिलाती है, जहां नैन्सी एडम्स नाम की एक अमेरिकी पर्यटक उसी समुद्र तट की ओर जा रही है। ड्राइवर के साथ उसकी बातचीत से हमें पता चलता है कि वो एक महत्वाकांक्षी मेडिकल छात्र थी। हालांकि हाल ही में अपनी बीमार मां की मृत्यु के बाद उसने अपने कार्य क्षेत्र को बदलने का फैसला किया है। नैन्सी ये भी बताती है कि उसकी मां इसी समुद्र तट पर गर्भवती हुई थी और इसलिए यह विशेष है। थोड़ी देर बाद वे अंत में समुद्र तट पर पहुंचते हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह है, ठीक वैसी ही जैसी नैन्सी ने कल्पना की थी। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ स्थानीय सर्फर्स के अलावा समुद्र तट लगभग खाली है। एक बार ड्राइवर के चले जाने के बाद नैन्सी जल्दी से अपने स्विमिंग गियर में बदल जाती है और अपना सर्फबोर्ड तैयार करती है जिसे उसकी मां ने पीछे छोड़ दिया था। फिर वह समुद्र में गोता लगाती है और लहरों की ओर तैरने लगती है। कुछ दूर पहुंचने पर वो 2 सर्फ करने वालों से मिलती है जो मिलनसार लगते हैं। नैन्सी पूछती है कि क्या उसे उस जगह के बारे में कुछ पता होना चाहिए और उनमें से एक ने खुलासा किया कि यहाँ पाए जाने वाली जेलीफिश बहुत खतरनाक हैं। वो ये भी बताते हैं कि यहाँ कुछ चट्टानें हैं जो केवल शाम को तब दिखाई देती है जब ज्वार कम होता है। छोटी सी बातचीत के बाद वे तीनों अपने सर्फबोर्ड पर चढ़ जाते हैं और लहरों के बीच सवारी करते हैं। यहाँ तक कि नैन्सी भी समर्थक प्रतीत होती है। कुछ घंटे बाद लड़के थक जाते हैं और जाने का फैसला करते हैं। हालांकि नैन्सी जो राज्यों से इतनी दूर आई है और अधिक मजा करना चाहती है, वो बताती है कि वह यहाँ कुछ और घंटों के लिए रहेगी और उन्हें अलविदा कहती है। जैसे ही लड़के निकलते हैं, नैन्सी को लगता है कि पानी के अंदर से कोई चीज उसकी ओर आ रही है। सौभाग्य से वे केवल डॉल्फिन की एक फली है जो उत्साह में इधर उधर कूद रही है। नैन्सी उनकी सुंदरता और चंचलता से मंत्रमुग्ध हो जाती है, इसलिए वो उनका अनुसरण करने का निर्णय लेती है। आश्चर्यजनक रूप से कुछ मिनटों के बाद उसने देखा कि समुद्र पूरी तरह से खून से भर गया है। यह एक मृत व्हेल के बाहर आने का पता चला है जिसका शिकार शायद कुछ दिन पहले किया गया था। यह महसूस करते हुए कि एक शिकारी पास में है, नैन्सी अपने सर्फबोर्ड पर बैठ जाती है और असुरक्षा की ओर भागना शुरू कर देती है। दुर्भाग्य से जानवर ने उसे पहले ही देख लिया है। ये सर्फबोर्ड से टकराता है और उसे चट्टानों से टकराता हुआ भेजता है। किसी तरह नैन्सी अपने सर्फबोर्ड पर वापस आने में सफल हो जाती है, लेकिन जानवर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर खींच लेता है। पता चला है कि ये एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क है। इसके बाद के संघर्ष में नैन्सी का पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिससे उसके चारों ओर का पानी लाल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो किसी तरह से निकल जाती है और व्हेल के शव पर चढ़ जाती है। एक बार जब वो वहां पहुंचती है तो नैन्सी को अंततः स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। वह चिल्लाती है और मदद के लिए रोती है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कोई उसे सुन नहीं पाता। वो समुद्र तट से बस बहुत दूर है। इस बीच शार्क अभी भी घुसपैठिए को खत्म करने पर तुली हुई है। यह व्हेल के शव को बार बार पटकना शुरू कर देता है, जिससे नैन्सी लगभग पानी में गिर जाती है। इसलिए वो एक अधिक स्थिर सतह खोजने का फैसला करती है जहां वो शार्क से छिप सके। वो हिचक के चारों ओर देखती है और 2 विकल्प देखती है। पहला वाला पानी में तैरता हुआ बोया है, लेकिन ये बहुत दूर प्रतीत होता है। दूसरा विकल्प एक चट्टान है जो कम ज्वार की वजह से दिखाई देने लगी है। एकमात्र समस्या है कि यह अगले दिन फिर से डूब जाएगी। नैन्सी एक दुविधा में पड़ जाती है, लेकिन वह अंततः रीफ को चुनती है। इससे ठीक पहले शार्क को कुचलती है और उसे उड़ने के लिए भेजती है। अब वो पानी में है, अपने जीवन के लिए तैर रही है, गंभीर रूप से घायल पैर के साथ। शार्क अभी ठीक उसके पीछे है, पूरी रफ्तार से आ रही है। स्थिति बहुत खतरनाक लगती है, लेकिन सौभाग्य से नैन्सी इसे चट्टान तक पहुंचाने में सफल हो जाती है। वहाँ वो शार्क के पीड़ितों में से एक से मिलती है, एक सीगल।
जब शार्क ने उसे उड़ते हुए भेजा तो वो अपने काम से मतलब रखते हुए व्हेल के शव पर ठिठुर रही थी। नैन्सी को पक्षी से सहानुभूति है, लेकिन अभी के लिए उसकी अपनी समस्याएं हैं। अपने पैर में रक्तस्राव को रोकने के लिए वो अपने गहनों का उपयोग करती है और एक अस्थायी ऑपरेशन करती है। इस प्रक्रिया से उसकी चीख दर्द से भर जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह एक भयानक स्थिति की शुरुआत भर है। अपने घाव को सिलने के बाद वो अपना वेट सूट इसके चारों ओर बांधती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह संक्रमित न हो। कुछ घंटों बाद रात आती है और यह बेहद ठंडी हो जाती है। नैन्सी अपने स्विमसूट में कुछ और संशोधन करती है और उसे एक प्रकार की जैकेट में बदल देती है। हालांकि लचीला पक्षी को इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। वो बस नैन्सी को स्वीकृति भरी नजरों से देखता है, शायद सोचता है कि वह एक कमजोर गधा प्राणी है। बाद में रात में दोनों कुछ केकड़े खाते हैं और एक साथ बंध जाते हैं। एक उदाहरण में नैन्सी ने नोटिस किया कि उसका सफबोर्ड उससे बहुत दूर नहीं तैर रहा है। यह आशा करते हुए कि शार्क अब दूर चली गई है, वो धीरे धीरे पानी के अंदर चली जाती है। हालांकि जब वो कुछ मिनटों के लिए तैरती है तो वो सतह के ऊपर ग्रेट व्हाइट के खतरनाक फिन को देखती है। पता चला कि शार्क अभी भी उस जगह के आसपास मंडरा रही है। नैन्सी अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करती है और चट्टान पर वापस आ जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके पैर में फिर से चोट लग जाती है। इस बिंदु पर उसने लगभग हार मान ली है। चट्टान कुछ ही घंटों में गायब होने वाली है और अगर शार्क उसे नहीं मारती है तो उसका बिगड़ता हुआ घाव शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी नैन्सी को आशा की एक किरण दिखाई देती है। यह एक मोटा शराबी आदमी है जो समुद्र तट पर बेहोश हो गया है। चूंकि वह इतना दूर नहीं है, नैन्सी मदद के लिए चिल्लाती है और सौभाग्य से वो जाग जाती है। फिर वो उसे अपने फोन से कॉल करने का निर्देश देती है, जो उसके बैग के अंदर रखा होता है। आदमी अनुपालन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही वो बैग की जांच करता है, लालच आ जाता है। नैन्सी की आंखों के ठीक सामने वो उसकी सारी नकदी निकाल लेता है, उसका फोन अपनी जेब में रख लेता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो पानी में तैरते सर्फबोर्ड को देखता है और उसे भी लूटने का फैसला करता है। लालची आदमी ने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद नैन्सी बार बार उसे खतरे से आगाह करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पानी में उतर जाता है और सर्फबोर्ड पर भी पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसे लेकर किनारे पर लौट पाता, शार्क ने उस पर हमला कर दिया, उसे आधा फाड़ दिया। नैन्सी बसरावनी दृष्टि से देख सकती है, यह महसूस करते हुए कि कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह पानी के कुछ छींटों से उसकी नींद खुल जाती है। इसका मतलब है कि ज्वार उठ रहे हैं और कुछ ही घंटों में चट्टान पूरी तरह से डूब जाएगी। अब नैन्सी को जल्द से जल्द इस खराब समुद्र से बचने का रास्ता निकालना है। अचानक पिछले दिन के दो सफर समुद्र तट पर आ गए। वे तुरंत नैन्सी को चट्टान पर देखते हैं और अपने सर्फबोर्ड में उसके पास जाने लगते हैं। नैन्सी समझाने की पूरी कोशिश करती है कि आसपास एक शार्क है, लेकिन लड़के जो यहाँ के नियमित हैं, का मानना है कि वो मजाक कर रही है। दुर्भाग्य से अगले ही पल किलशॉक हवा में छलांग लगाती है और सर्फ करने वालों में से एक को निगल जाती है। ये देखकर उसका दोस्त घबरा जाता है और उत्सुकता से नैन्सी की ओर तैरने लगता है। अंततः वो सफल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ऊपर खींच पाती, शार्क उसे खींचकर समुद्र की गहराई में ले जाती है। एक इंसान के ठीक सामने उसके मरने का ये दृश्य नैन्सी को भयभीत कर देता है। लेकिन वह जानती है कि अगर वह अपने परिवार को फिर से देखना चाहती है तो उसे मजबूत होना होगा। थोड़ी देर बाद वोगल को उठाती है और उसके घावों की देखभाल करने लगती है। छोटा लड़का पहले उसे काटता है, स्पष्ट रूप से नाराज है कि उसकी वजह से 3 लोगों को मार दिया गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह शांत हो जाता है। अगले दृश्य में जब नैन्सी चट्टान से उतरने के तरीके ढूंढ रही है तो उसकी नजर दूसरे सफर के हेलमेट पर पड़ती है, जिस पर एक गोप्रो लगा होता है। यह वही है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, और स्टॉक अभी भी जगह के चारों ओर चक्कर लगाने के बावजूद नैन्सी इसे पुनः प्राप्त करना चाहती है। हालांकि इस बार उसके मन में एक विचार है। अपनी घड़ी का उपयोग करके वो सटीक समय की गणना करती है, शार्क को रीफ का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। ये 30 सेकंड निकला। कुछ ही समय बाद नैन्सी एक उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करती है और पानी के अंदर गोता लगाती है। वह बिना किसी समस्या के गोप्रो को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वापस रास्ते में शार्क उसका पीछा करना शुरू कर देती है।
नैन्सी किसी तरह चट्टान पर वापस आती है, लेकिन लचीला शॉक उसे छीनने के लिए सतह पर कूदने की कोशिश करती है। सौभाग्य से तेज चट्टानें और जहरीले पौधे इसे तुरंत पानी के अंदर वापस धकेल देते हैं। मृत्यु के करीब के एक और अनुभव के बाद नैन्सी के पास आखिरकार कुछ ऐसा है जो उसे समुद्र के बीच में मदद करेगा। एक जाव समर्थक, उसकी मूर्खता पर चिड़िया भी हैरान है, फिर भी नैन्सी को परवाह नहीं है। वो अपने परिवार के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करती है, जिसमें कहती है कि यदि वो इस समुद्र में मरती है तो वे मजबूत बने रहें। इसके बाद नैन्सी एक और संदेश रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो मदद की गुहार लगाती है। एक बार जब वो कर लेती है, तो वह गोप्रो को वापस समुद्र में फेंक देती है, इस उम्मीद में कि वो किनारे तक पहुंच जाएगी, जहां कोई उसका वीडियो देखेगा और उसकी सहायता के लिए आएगा। 1 घंटे बाद लगभग दोपहर हो चुकी है। जल्द ही उच्च ज्वार आएगा और चट्टान को बहा ले जाएगा। अब नैन्सी को पानी में गोता लगाना होगा और किसी भी कीमत पर बुआ तक पहुंचना होगा। हालांकि इसकी दूरी 100 मीटर है, जिसे पहुंचने में कम से कम 2 मिनट लगेंगे। नैन्सी को एक चाल चलनी होगी। वह जानती है कि शार्क शायद उसे पकड़ लेगी, लेकिन उसे कोशिश करनी होगी। हालांकि जाने से पहले वो सीगल को सर्फ बोट के टूटे हुए टुकड़े में डाल देती है और उसे दूर भेज देती है, इस उम्मीद में कि लहरें उसे किनारे तक ले जाएंगी। कुछ देर बाद जैसे ही नैन्सी पानी में गोता लगाने के लिए तैयार होती है, वो देखती है कि आसपास सैकड़ों जेलीफिश तैर रही हैं। यह उसे एक विचार देता है। उसे याद है किस तरह सर्फ करने वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि ये जानवर बहुत खतरनाक है। हालांकि एक जोखिम भरा कदम, नैन्सी जेलीफिश के बीच तैरने का फैसला करती है और उन्हें शार्क के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। योजना काम करती है। शार्क की उसके पास आने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा लगता है कि यह जेलीफिश से डर गया है। थोड़ी देर के बाद नैन्सी अंततः बुआ तक पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर चढ़ रही है, हैंडल टूट जाता है, जिससे वह वापस पानी में गिर जाती है। शार्क भी आती है और ऐसा लगता है जैसे वह उसके टुकड़े टुकड़े करने जा रही है। हालांकि नैन्सी ने बहादुरी से धातु के टुकड़े से उस पर वार कर दिया, जिससे उसे बुआ पर चढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। इसके बाद वो छिपे कंपार्टमेंट में से देखती है और एक फ्लेयर गन ढूंढती है। नैन्सी मदद के लिए पुकारने के लिए तुरंत आकाश में आग लगाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखता। इस समय तक शार्क भी बहुत आक्रामक हो गई है और ये बार बार बुआ को पीटती रहती है। डूबने में बस कुछ ही मिनटों की बात है, इसलिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वह एक और योजना के साथ आती है। नैन्सी को पता चलता है कि आसपास व्हेल के शव से तेल रिसना शुरू हो गया है, इसलिए वो बची हुई आग को समुद्र में फेंक देती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, पानी जल उठता है, शार्क भी जल जाती है। विशाल जानवर थोड़ी देर के लिए संघर्ष करता है, लेकिन फिर वो पानी के अंदर गोता लगाता है और आग को बुझा देता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी इसे नीचे नहीं रख सकता। इस बीच किनारे पर वो लड़का जो फिल्म की शुरुआत में फुटबॉल खेल रहा था, उसे आखिरकार गोप्रो मिल गया। वीडियो देखने के बाद वो तुरंत मदद के लिए दौड़ता है। वापस बोया पर शार्क और भी आक्रामक हो गई है और लगातार बोया को टक्कर मार रही है। थोड़ा थोड़ा करके यह बड़ी संरचना को विघटित कर देता है और अंततः इसे असंतुलित कर देता है। अब नैन्सी प्रिय जीवन के लिए लटकी हुई है। उसके और शार्क के बीच धातु का केवल एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है। एक बिंदु पर बोया पानी के नीचे चला जाता है और ये तब होता है जब नैन्सी उस एंकर को नोटिस करती है जो इसे पकड़े हुए है। समुद्र के तल में स्थित लंगर कई नुकीली छड़ों से बना है, जो उसे एक और विचार देता है। इसलिए जबकि शार्क अभी भी बुआ पर हमला कर रही है, वो इससे बाहर निकल जाती है और चेन को काट देती है। जंजीर इतनी भारी होती है कि वह नैन्सी को समुद्र की गहराई तक खींचने लगती है। शार्क अंत में इस पर ध्यान देती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब नैन्सी को अपना अंतिम कदम उठाना है। हालांकि योजना आसानी से उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है, यह उसका एकमात्र उपाय है। इसलिए वो आखिरी क्षण तक प्रतीक्षा करती है और जंजीर छोड़ देती है। नैन्सी को तेज एंकर की कमी महसूस होती है, लेकिन शार्क का इतनी खुशकिस्मत नहीं है। इसके आर पार छेद किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल मृत्यु हो जाती है। अगले दृश्य में लड़का अंततः अपने पिता के साथ आता है, जो पहले के ड्राइवर के अलावा कोई नहीं है। वो तट पर एक बेजान नैन्सी को देखता है और तुरंत सीपीआर देना शुरू कर देता है। सौभाग्य से वो कुछ सेकंड बाद उठ जाती है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ तक सीगल भी है, वह किनारे से उसकी जय जयकार करता है।
इसके बाद फिल्म 1 साल बाद कट जाती है। नैन्सी को टेक्सास के एक बीच पर देखा गया है। वह अपनी चोटों से ठीक हो गई है, उसके पैरों पर केवल कुछ निशान रह गए हैं। नैन्सी ने भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है और जल्द ही डॉक्टर बनने की राह पर है। फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि वह अपनी बहन के साथ समुद्र में कूद जाती है, शायद फिल्म के भाग 2 को शुरू करने के लिए। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।